Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu analysis for 1st of May 2026। 1 मई 2026 आज लेबर डे है। आज के जो एडिटोरियल आए हैं वो भी लेबर डे के ऊपर आए हैं, तो हम डिस्कस करेंगे उनको भी क्लिक करके। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आज सेक्रेड ग्रुप्स के ऊपर न्यूज़ आर्टिकल है, तो उसका किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। देन हम रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट के बारे में बात करेंगे इकोनॉमिक सेक्शन से। इसके अलावा एफडीआई में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं तो उनकी बात हम करेंगे। एंड देन ईरान का क्या लोकेशन वाइज क्वेश्चन आ सकता है, मैप का क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज की पहली न्यूज के साथ। ईरान वाउज टू प्रोटेक्ट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब आपको पता है कि ईरान बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, स्पेशली पिछले 3-4 महीनों से, जब से युद्ध की यूएसए इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प ने वहां पे सीज फायर कर दिया युद्ध का, लेकिन वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा करके उनको हर्ट करना चाहते हैं इकोनॉमिक तरीके से, ठीक है ना। दैट इज द थिंग हाउ यूएसए इज डूइंग राइट नाउ। हालांकि ईरान की मेजर विक्ट्री आप मानेंगे इस युद्ध में, क्योंकि इजराइल और यूएसए दोनों के अटैक के बावजूद खड़े रहना अपने आप में एक विक्ट्री का पॉइंट है, ठीक है ना। एंड ऐसे में जो वहां के नए लीडर हैं, सुप्रीम लीडर मुजताबा खामेनी, याद रखिएगा द नेम इज मुजताबा खामेनी। उनका ये कहना है कि उनका जो न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है, न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटीज है, उसको वो प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और आप सबको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम की चूंकि बात चल रही, तो एक चीज बता दूं कि न्यूक्लियर का 2 तरीके से यूज होता है, जो कि ईरान क्लेम करता था अभी तक कि वो सिविलियन पर्पस के लिए यूज करता है, यानी कि पीसफुल पर्पस के लिए यूज करता है। पीसफुल पर्पस के लिए जो यूज करता है उसमें देखो यूरेनियम के भी 2 मेन इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। तो जो सिविलियन ग्रेड का यूरेनियम होता है उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा केवल 3 से 5% के बीच में होती है। ओनली 3 to 5% ऑफ यूरेनियम 235 इज देयर इन द सिविलियन ग्रेड, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें वेपन ग्रेड यूरेनियम न्यूक्लियर की, वेपन ग्रेड के लिए जब न्यूक्लियर का आप यूज करेंगे तो एक प्रोसेस होती है एनरिचमेंट की प्रोसेस होती है, जिसमें यूरेनियम 238 की मात्रा घटाई जाती है और यूरेनियम 235 जो अभी हम देख रहे थे केवल 3 से 5% उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। और कितनी बढ़ाई जाती है, तो याद रखेगा कि वेपन ग्रेड यूरेनियम या वेपन ग्रेड न्यूक्लियर के लिए यूरेनियम 235 जो होना चाहिए वो होना चाहिए 90% के आसपास, ठीक है ना। तो याद रखेगा दिस इज नोन एज इनरिचमेंट एंड दिस इज नोन एज द वेपन ग्रेड यूरेनियम, जिसमें 90% से ऊपर यूरेनियम 235 हो। तो ये कुछ चीजें मुझे आपको बतानी थी, आई होप आपको याद रहेगा। एक हम ईरान का मैप भी देख लेते हैं, जिसमें कि ईरान का मैप काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी रहता है, तो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ईरान के मैप में अगर हम देखें तो पहले तो माउंटेन रेंजेस ऊपर आप देखें तो एल्बुर्ज माउंटेन्स है, ऊपर है एल्बुर्ज है। एंड यहाँ पे ऊपर एक वाटर बॉडी टच होती है जिसका नाम है कैस्पियन सी। तो लेट मी ओपन द नेट एज वेल, क्योंकि मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर कैस्पियन सी भी आपको दिख रहा होगा, कैस्पियन सी को टच करता है। एंड देन ईरान यहाँ पे नीचे अगर आप देखो तो जैग्रोज माउंटेन्स है, जैग्रोज माउंटेन्स। इसके अलावा यहाँ पे नीचे वाटर बॉडी जो टच होती है वो है पर्शियन गल्फ, और इधर साइड आपका गल्फ ऑफ ओमान। और पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान के बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि देखो चोक पॉइंट ही है, वहां से पूरा जो ऑयल का ट्रेड होना है वो वहीं से होना है, ठीक है ना। ऑयल रिच कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सब यहाँ से ही ट्रांसफर करेंगे ना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीसीसी कंट्रीज हैं, ये ओपेक कंट्रीज हैं, सारी यही कंट्रीज हैं। तो ऐसे में काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और वो कंट्रोल जो है वो किसके पास आ जाता है, ईरान के पास आ जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजनेस विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे क्लोज कौन है, ईरान सबसे क्लोज है, ठीक है ना। तो काफी अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर है लिफ्ट एबॉर्शन टाइम लिमिट फॉर माइनर रेप सर्वाइवर्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज रिक्वेस्ट की है सेंटर से कहा है कि दे शुड अमेंड द एबॉर्शन लॉज, जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है ना, जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनको टर्मिनेट कैसे किया जाता है, किस टाइम फ्रेम में कौन टर्मिनेट कर सकता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत ही मॉनिटर होती हैं। और उसी में चेंजेस भी किए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली की है, कि उनका कहना है कि जो एबॉर्शन लॉज है उसमें जो टाइम लिमिट है वो रिमूव कर दो फॉर माइनर रेप विक्टिम। माइनर जो हुए हैं, माइनर्स जो हैं उनके साथ अगर कोई रेप हुआ है देन दैट लेड टू द अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है तो वहां पे टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। रिसेंटली एक केस गया था जिसमें 15-year-old रेप सर्वाइवर वाज टर्मिनेटिंग अ 30-week प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो कोर्ट हैज अलाउड फॉर दैट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास सेंटर गया, मना किया कि नहीं भाई
हमारे लॉ ऐसे नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने वो क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो रिजेक्ट कर दी थी। तो यहाँ पे पिटीशन के ऊपर भी एक आपको चीज़ पता होना चाहिए कि पिटीशन कैसे क्या होता है, कि क्या होता है। सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, द केस गोज टू सुप्रीम कोर्ट। सपोज करो, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हेयर। तो एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, केस के बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करता है, डिसीजन लेता है। देयर इज अ डिसीजन। अब मान लो अगर आप डिसीजन से खुश नहीं तो आप क्या करोगे, डिसीजन के अगेंस्ट अपील करोगे, जिसको हम बोलते हैं रिव्यू पिटीशन, मतलब कि उस डिसीजन को रिव्यू कर लो। और अगर आप रिव्यू डिसीजन से भी खुश नहीं हो तो आप फिर लास्ट जो इसका होता है वो होता है क्यूरेटिव पिटीशन। द लास्ट वन इज द क्यूरेटिव पिटीशन। तो ये भी आपको ऑर्डर याद रखना है कि केस, डिसीजन, देन अपील, अपील के बाद एक रिव्यू डिसीजन, रिव्यू डिसीजन लास्ट जो स्टेप है वो है क्यूरेटिव डिसीजन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो है स्टेट्स विद रेवेन्यू डेफिसिट्स में फेस फिस्कल स्ट्रेस। अब सेंटर का ये कहना है कि ऐसे स्टेट्स जिनका रेवेन्यू डेफिसिट है उनको फिस्कल स्ट्रेस हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं, क्या है, ये हमको याद नहीं रखना है। हमको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक है रेवेन्यू डेफिसिट, क्या होता है, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट या आरडी। एंड इसके अंदर दो टर्म्स आपको मिलेंगे, कि होता है रेवेन्यू रिसीट और एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तो ये हम दोनों चीज़ें देखेंगे। तो आरडी इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है रिसीट के फॉर्म में, रिसीविंग के फॉर्म में, और कितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसका जो अंतर है वही आपको रेवेन्यू डेफिसिट या रेवेन्यू सरप्लस बताएगा। मान लो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसीट कम है तो डेफिसिट है, और अगर एक्सपेंडिचर कम है, रिसीट ज़्यादा है तो वो सरप्लस में आता है। ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सी भाषा होगी। अब थोड़ा मैं इसको आपको टर्म्स में बता दूँ। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग मनी इन द रेवेन्यू पार्ट। रेवेन्यू पार्ट में जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग मनी है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसीट। ठीक है। अब आपका होगा भैया रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है। तो रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है आमदनी, यानी कि इनकम, जो पैसा आपके पास आ रहा है और कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा है। लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करने का मतलब क्या होगा, मान लो आपने किसी से लोन लिया। अब आपने किसी से अगर लोन लिया होता तो वो एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आपको एक तो वो पैसा लौटाना है, दूसरा आपको उस पर इंटरेस्ट देना है, तो वो लाइबिलिटी है ना। लेकिन मान लो किसी ने आपको 100 रुपये ऐसे उधार दे दी, 100 रुपये ऐसे दे दी कि अब ठीक है, अब मत चुकाना, अब ना ये 100 रुपये आप चुकाना ना, आपको इसमें इंटरेस्ट देना होगा। तो ये आपका पैसा जो है कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आता है लाइबिलिटी। तो मतलब ऐसे पैसे जो आ रहे हैं और वापस कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो रेवेन्यू रिसीट में आता है। जैसे कि टैक्स हो गया, फीस या फाइन गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट की है, या गवर्नमेंट को अगर कहीं इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सारा लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करता है, रेवेन्यू रिसीट में आता है। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो डेली एक्सपेंसेस का एक्सपेंडिचर है, मतलब डे टू डे फंक्शनिंग जो होती है पूरे गवर्नमेंट की, उसके लिए जो खर्चा होता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करते हैं। अब एसेट क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई रोड बना दी, तो वो एक एसेट है, क्योंकि उसमें टोल टैक्स कलेक्ट होगा, मतलब आगे जाके उसमें पैसा भी मिलेगा। कोई टूरिस्ट साइट बना दी तो उसमें पैसा मिलेगा, फीस होगी उसकी, ये सारी चीज़। बट मान लो ऐसी चीज़ जिसमें कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, ऐसे खर्चे, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, सब्सिडी दे दी, तो इसमें कोई नया एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, ये जस्ट डेली यूज़ का खर्चा है। तो इनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल। दोनों समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अगला है नो वेस्टर्न क्लोथ्स, जैन टेम्पल प्रिस्क्राइब्स ड्रेस कोड फॉर वुमेन। अब यहाँ पर एक दिगंबर जैन टेम्पल है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, जहाँ पर एक ड्रेस कोड बताया गया है फॉर द जैन विमेन डिवोटीज, है ना। तो जो विमेन डिवोटीज है उनके लिए कहा गया है कि भैया वेस्टर्न क्लोथिंग आपको नहीं पहननी है, मॉडेस्ट क्लोथिंग आपको पहननी है, जिसमें कि हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, ये सब वेस्टर्न आउटफिट्स, जीन्स, टॉप्स, ये आपको नहीं पहनने हैं। ठीक है ना। ये टेम्पल जो है वो है इन बरौत विलेज, बरौत नाम का गांव है, प्रोमिनेंट सेंटर है दिगंबर जैन ट्रेडिशन का। एंड यहाँ पे पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर थे, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बता सकते हो तो बताइए, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कौन से नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, ये आपको याद रखना है। द टेम्पल इज बरौत विलेज, याद रखें बरौत विलेज में ये गांव है। एंड यहाँ पर ये ड्रेस कोड की बात की गई। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भैया क्या कॉन्स्टिट्यूशनली कोई मंदिर या कोई टेम्पल ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अंडर आर्टिकल 26 का बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स। कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास राइट है टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स, जिसमें कि उसके रिचुअल कस्टम्स, उसके एंट्री नॉर्म्स, उसके ड्रेस कोड्स, ये सब
बताए जा सकते हैं। और कोर्ट ने भी ये कहा है कि ड्रेस कोड इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ मेंटेनिंग डिसेंसी एंड सैंक्टिटी ऑफ अ प्लेस। लेकिन जब आप ये चीज प्रिस्क्राइब करेंगे तो आप एक मेक श्योर करेंगे कि इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। मतलब रूल जो है वो कैन नॉट बी आर्बिट्ररी, इट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी विदाउट जस्टिफिकेशन एंड शुड नॉट बी वायलेटिव ऑफ द डिग्निटी। तो ये तीन चीजें नहीं करना चाहिए, वो आप कर लो, बाकी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये कहना कि प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला है केरला स्टार्ट्स प्रोग्राम टू रिस्टोर द सैक्रेड ग्रूव्स। अब यहाँ बात चल रही है सैक्रेड ग्रूव्स की। सैक्रेड ग्रूव्स पहले तो मैं आपको एकदम लेमैन्स टर्म में बता दूं क्या होता है। सैक्रेड ग्रूव मतलब कि एक ऐसा पेड़ या ऐसा जंगल या ऐसा एरिया जिसको ये माना जाता है कि यहाँ पे हमारे भगवान आते हैं, यहाँ पे हमारी डीटी आती है, कोई सैक्रेड डीटी आती है। तो इस तरीके से कई ट्राइब्स या कई रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे पेड़ों की पूजा की जाती है ना। तो स्पेशली जो ट्राइबल कल्चर उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सैक्रेड ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए केरला में बात चल रही है। तो केरला में सैक्रेड ग्रुप्स को कावू कहते हैं, याद रखिएगा। पहले तो आपको याद रखना कि सैक्रेड ग्रुप्स के अलग अलग नाम होते हैं। केरला में इनको कावू कहा जाता है, KAVU, कावू। तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना। कावू नर्सरीज बनाई जा रही है इसीलिए वहां पे कावू नर्सरीज इज फ्रॉम कावू, जहां पे कावू नाम सैक्रेड ग्रूव्स के लिए ही यूज होता है। मैंने यहाँ पे अलग अलग जगहों के नाम लिखे हुए हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं, साउथ में कावू और देवर काडू बोलते हैं। देवर काडू तमिलनाडु की तरफ फेमस है। वेस्ट में इसको देवराई बोलते हैं। देवराई जो आपका गुजरात वाला रीजन है, महाराष्ट्र वाला रीजन है, उधर देवराई कहते हैं। नॉर्थ में इसको देववन कहते हैं। ट्राइबल बेल्ट में कई जगह सारना कहते हैं, मध्य प्रदेश में भी सारना कहते हैं, झारखंड में भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में लॉ किंतांग कहते हैं, लॉ किंतांग। तो ये अलग अलग नाम हैं जो सैक्रेड ग्रूव्स के नाम हैं, मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। देखो यहाँ पे लिखा भी है, सैक्रेड ग्रूव्स आर कल्चरली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम दैट सपोर्ट रेयर एंडेमिक एंड मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज एंड हेल्प कंजर्व सॉइल एंड वाटर। तो सैक्रेड ग्रूव्स के अंदर ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि एंडेमिक होती है। एंडेमिक शब्द का मतलब याद रखें, ये बीमारी नहीं है एंडेमिक। एंडेमिक शब्द का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाने वाली, मतलब जो विशेषकर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती हो, दूसरी जगह ना पाई जाए, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है ना, है ना। तो ये आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। शाह टू अटेंड फर्स्ट एवर एक्सपोजिशन ऑफ बुद्धाज रिलिक्स ऑन लद्दाख विजिट। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो कि लद्दाख पहुंचे हैं अभी, and he will attend the first international exposition of holy relics of Lord Buddha in India on the occasion of बुद्ध पूर्णिमा। आज जो है बुद्ध पूर्णिमा है, ये भी आपको पता होगा। तो ऐसे में फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजिशन हो रहा है होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो ये आपको याद रखना है कि पहला इंटरनेशनल एक्सपोजिशन है लॉर्ड बुद्धा का लेह लद्दाख वाले रीजन में। तो वहाँ पे ये किया जा रहा है और यहाँ पे अमित शाह जी पहुंचे हैं। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। बुद्ध को ही तथागत कहा जाता है। तो ये अगर कभी आपसे पूछा जाए तथागता किसका नाम है, तो बुद्धा का ही नाम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है विच यू कैन सी विद मी। यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज नहीं। यहाँ पे दिस इज द थिंग, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन मिथेनॉल प्लांट टू टर्न कच्छ मोस्ट इन्वेजिव वीड इनटू मैराइन फ्यूल। अब ये जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक प्लांट है जो कि टॉप 100 इन्वेसिव स्पीशीज़ में आता है वर्ल्ड के, टॉप 100 इन्वेसिव स्पीशीज़ में आता है वर्ल्ड के। और ये बेसिकली जो कच्छ का बन्नी ग्रासलैंड वाला रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बन्नी ग्रासलैंड का रीजन है कच्छ का। उसका यूज़ किया जाएगा फॉर कन्वर्जन इट इनटू ग्रीन मिथेनॉल। उसका यूज़ किया जाएगा क्या बनाने के लिए, ग्रीन मिथेनॉल के लिए। एंड फ्यूल फॉर ओशियन गोइंग शिप, जो शिप ओशियन में जाते हैं उनके लिए फ्यूल बनाया जाएगा इसी वीड से, मतलब इसी स्पीशीज से, इन्वेजिव स्पीशीज से। तो ये कौन सी स्पीशीज है, तो ये मैक्सिकन ओरिजिन की है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। नाम याद रखिएगा, मैक्सिकन ओरिजिन है इसका, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है यूपीएससी का, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है ना। नीला कुरिंजी हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो है एक मैक्सिकन ओरिजिन का श्रब है। इसको गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड वाले रीजन में गंदो बवाल बोलते हैं। गंदो बवाल है ना, बवाल मतलब वही बेकार वाली चीज़, गंदो बवाल है। और इसको विलायती कीकर भी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में। विलायती कीकर, विलायती यानी फॉरेन, विलायती कीकर नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं। और सीमाई करुवेलम बोलते हैं तमिल में, है ना, सीमाई करुवेलम इन द तमिल, ठीक है। तो विलायती कीकर, गंदो बवाल और
सीमाई करुवेलम, ये इसके नाम है अलग अलग, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच में फैला हुआ है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1920s में ग्रीन दिल्ली कैंपेन के अंतर्गत, और गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको 1961 में किया था ताकि डेजर्टिफिकेशन ऑफ रन को रोका जा सके। और उसके बाद ये बहुत बड़ा अपने आप में फैल गया। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ग्रीन मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट है उसमें इसका यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट ग्रीन मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट, उसमें यूज़ किया जाएगा प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा का यूज़ किया जाएगा। एंड मिथेनॉल आप सबको पता है इट यूज्ड एज अ फ्यूल इन शिपिंग ऑफन एज अ रिप्लेसमेंट टू व्हाट इज कॉल्ड बंकर ऑयल, है ना। तो याद रखिएगा मिथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन शिपिंग, याद रखिए शिपिंग में यूज़ किया जाता है बंकर ऑयल के रिप्लेसमेंट के रूप में। तो बंकर ऑयल के रिप्लेसमेंट के रूप में हम मिथेनॉल का यूज़ करते हैं। एंड मिथेनॉल का कन्वेंशनली जो प्रोडक्शन होता है वो फॉसिल फ्यूल से होता है, जैसे कि गैस या कोल गैसिफिकेशन की प्रोसेस से। लेकिन ग्रीन मिथेनॉल जो है उसमें बायोमास का यूज़ करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चरल रेसिड्यू आता है, जैसे ये जूलीफ्लोरा हो गया, तो एग्रीकल्चरल एक तरीके से हो गया ना। तो ये यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा वो ग्रीन मिथेनॉल का होगा, और ग्रीन मिथेनॉल से एक तो ग्रीन हाउस एमिशन भी कट होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेनिफिट होंगी, और एक इन्वेजिव स्पीशीज का यूज भी हो जाएगा। अगला देखते हैं एडिटोरियल पार्ट में, ऑन मे डे अ वर्कफोर्स इन इंडिया विदाउट फ्लोर। अब ये जो आर्टिकल है बहुत प्यारा आर्टिकल है, इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं बेसिकली, दो मेजर चीज़ें हैं जो कि डिस्कस की गई हैं, दो इवेंट। पहला है नोएडा में जो वर्कर का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें वेजेस का इशू था। वेजेस का इशू क्या था कि भैया वहाँ पे लोग डिमांड कर रहे थे कि कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह उनको मिनिमम वेज मिलना चाहिए। जो प्रेजेंटली उनको मिल रहा है लगभग 13 से 16,000 के बीच में मिल रहा है, जिसमें उनका गुजारा नहीं हो रहा है। अगर एक फैमिली दिल्ली में रह रही है 16,000 में गुजारा कर रही है, तो समझ लो बहुत ज़्यादा बिलो स्टैंडर्ड उसको रहना पड़ेगा, तब जाके गुजारा होगा। वहीं पे पुलिस एक्शन हुआ, लाठीचार्ज भी किया गया, 400 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया था। एंड वर्कर्स ने ये कहा कि वेजेस पर्याप्त नहीं है टू लिव, रेंट, गैस, स्कूल, ये सब का खर्चा नहीं उठ सकता। छत्तीसगढ़ में वहीं पे दूसरा इवेंट हुआ, छत्तीसगढ़ प्लांट में एक्सीडेंट हुआ, जिससे कि दूसरी प्रॉब्लम आई सेफ्टी इश्यूज की। 14 अप्रैल को वेदांता पावर प्लांट में एक्सप्लोजन होता है, 20 वर्कर वहीं पे मौत हो जाती है, 15 इंजर्ड हो जाते हैं। रीज़न क्या था कि वो जो प्लांट था पुअर मेंटेनेंस था, उसमें फ्यूल बिल्डअप हो रहा था, एंड मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो थे वो विक्टिम्स थे। FIR जो है कंपनी ऑफिसर्स के अगेंस्ट हुई है, बट ऑब्वियसली बात है कुछ होगा नहीं। वर्कर्स आर लिविंग अंडर द अनसेफ वर्क प्लेसेस। तो एक तरफ ऑथर ने कहा है कि आप अगर देखें तो प्रतिदिन कम से कम 3 फैक्ट्री वर्कर्स में डेथ होती है, लगभग 3,331 डेथ हो चुकी है 18 से 20 में, है ना। लेकिन अभी तक केवल 14 लोगों को जेल हुई है। 3,331 लोगों की मौत पे केवल 14 लोगों को जेल हुई है। 400 से ज़्यादा डेथ 2024 में हुई थी। एंड छत्तीसगढ़ अलोन में 3 साल में 296 लोगों की मौत इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस में हो चुकी है। वेरी हाई डेथ रेट, वेरी वीक पनिशमेंट। दूसरी चीज़ ऑथर ने कहा कि आपने लेबर कोड में 2025 में सुधार किया, आपने 29 ओल्ड लेबर लॉस को हटा करके 4 नए कोड बना दिए, वेजेस कोड बना दिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बना दिया, सोशल सिक्योरिटी कोड बना दिया, एंड सेफ्टी कोड बनाया। लेकिन जो चेंजेस हुए हैं वो लेबर्स के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे पहला, अब ये वर्कर्स को फायर करना इजी हो गया है। पहले यह था कि भैया 100 लोगों से ज़्यादा की वर्कर्स की अगर कंपनी है तो उसमें परमिशन लगती थी, लेकिन अब उस लिमिट को 300 वर्कर्स तक कर दिया गया। मतलब 100 से 300 के बीच में तो आप किसी को भी फायर कर सकते हैं बिना किसी अप्रूवल के। सेफ्टी कवरेज कम है। पहले फैक्ट्री का डेफिनेशन था कि 10 वर्कर्स जहां पे पावर यूज हो रही हो, अब बोल दिया कि नहीं 20 वर्कर्स और पावर, है ना। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन चेंज कर दी फैक्ट्री की भी। तो फैक्ट्री में अब जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं वो आ ही नहीं रही है फैक्ट्री के एम्बिट में, तो उनको कोई सेफ्टी चेक नहीं करना पड़ता। इंस्पेक्शन को वीक कर दिया गया है। पहले ज़्यादा सरप्राइज चेकिंग थे, अब फ्यूअर सरप्राइज इंस्पेक्शन कर दिया गया है। सेल्फ रिपोर्टिंग कंपनी की ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो कंपनी ऑब्वियसली बात है वायलेशंस करके हाइड भी कर सकती हैं। स्ट्राइक करना कठिन कर दिया गया है, 60 डे का नोटिस देना है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस और दूसरी लगा दी गई है। तो प्रोटेस्ट करना लीगली तो बहुत बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। तो यही ऑथर ने बोला कि दो जो मेजर इश्यूज हैं, लेबर ही वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स ही सब कुछ बैकबोन है कंट्री की, और ऐसे में लेबर की ही ना तो वेजेस हैं लेबर के पास, ना तो सिक्योरिटी है, ना सेफ्टी है। तो ये इश्यूज उठाए गए हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडियाज स्प्रिंट बियॉन्ड द डेयरी रेड लाइन टू द पैसिफिक। इसमें बात की गई है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है दिसंबर 2025 में, उसकी तारीफ की गई है। उसकी क्या तारीफ की गई वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी तारीफ ये की गई कि 6 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं इस FTA से। पहला है कि ये FTA बहुत तेज़ी से हुआ, बहुत मतलब मार्च 2025 में बातचीत शुरू हुई और दिसंबर 2025 में हमने खत्म कर दिया। तो जो ये स्पीड से जो डील क्लोज हुई है वो हमको एडवांटेज गेन कराएगी। वहीं पर देखो ब्रिटेन के साथ हम कब से बात कर रहे थे, मतलब 25 साल तो बात किए हैं।
तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, जॉब एंड टैलेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। 5,000 वीज़ा पर ईयर दिया जाएगा फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स, IT, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग का, एंड 1,000 वर्क हॉलीडे वीज़ाज फॉर यूथ। तो इंडियंस जो न्यूजीलैंड में काम करना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। एंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन है आयुष का और माओरी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट इनफ्लो भी होगा, $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा 15 सालों में, एग्रीकल्चर, टेक में, रिन्यूएबल एनर्जी में एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर में। तो हमारा मेक इन इंडिया भी स्ट्रांग होगा। डेयरी सेक्टर को हमने प्रोटेक्ट करके रखा है, जैसे कि मिल्क, चीज़, योगर्ट, इन सबको हमने ऑलरेडी प्रोटेक्ट करके रखा है ताकि न्यूजीलैंड से हमारा कॉम्पिटिशन ना हो इसमें। एंड इंडियन फार्मर्स आर नॉट एक्सपोज टू फॉरेन कॉम्पिटिशन। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन ब्रांड्स, जो हमारे GI टैग्स है इंडियन ब्रांड्स है, जैसे कि बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, इनको न्यूजीलैंड में प्रोटेक्शन दी जाएगी। एंड इट विल प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स अब्रॉड। एंड इसके अलावा स्ट्रैटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल एडवांटेज तो है ही, हम एक्सपैंड कर रहे हैं ओशियानिया पैसिफिक कंट्रीज वाले रीजन में, तो हमारी ग्लोबल पोजीशन भी स्ट्रेंथन होगी। तो काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था, रितु श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। हाउ इज द नेक्स्ट UN चीफ बीइंग चूजन? तो अभी प्रेजेंट में जो UN चीफ हैं वो हैं एंटोनियो गुतेरेस। आप सबको पता है ये चीज़। नए UN चीफ का सिलेक्शन होना है, 4 लोग शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी जनरल जो होता है यूनाइटेड नेशन में, उसका ही इलेक्शन होना है ये। एंड इट इज़ वेरी पावरफुल पोजीशन, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने कोई भी बड़ा मुद्दा, जो ग्लोबल पीस सिक्योरिटी का मुद्दा, उसको लेकर के आता है। और UN चार्टर कहता है कि सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। द UNGA है, याद रखिएगा, उसके लिए UN चार्टर बोलता है कि सेक्रेटरी जनरल जो अपॉइंट होता है वो जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC के रिकमेंडेशन पे। और परमानेंट जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, उनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इन सेलेक्टिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो चीफ, जो सेक्रेटरी जनरल है, उसको सेलेक्ट करने में। तो कैंडिडेट्स जो ऑफिशियली आए हैं इस बार, मिशेल बैशेले, फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ चिली एंड फॉर्मल UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। देन मैकी साल, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल, राफेल ग्रॉसी, हेड ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एंड रेबेका ग्रिंसपैन, हेड ऑफ द UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये 4 लोग हैं, इन 4 में से कोई एक बन जाएगा। देखते हैं क्या है। What happened to the कोमागाता-मारू पैसेंजर्स इन 1914? अब अभी दिलजीत दोसांझ, हालांकि ये हिस्ट्री बुक्स में जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं, हमारा आप जैसे लोग, हमको तो पता रहता है क्योंकि स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कोमागाता-मारू, बट जो लोग इंस्टाग्राम से ही ज्ञान ले रहे हैं उनको दिलजीत दोसांझ ने सिखा दिया कोमागाता-मारू। जिमी फेलन शो में भी आए थे रिसेंटली और वहाँ पर उन्होंने कोमागाता-मारू इंसिडेंट के बारे में बताया। तो चलो ठीक है, एनीवे जो इंस्टाग्राम वाली क्राउड है उसको भी पता चल गया। तो उसी कारण से ये आर्टिकल आया ही, उसी कारण से। देखो अभी लिखा है, द एपिसोड वाज रिसेंटली मेंशन्ड बाय द सिंगर दिलजीत दोसांझ ऑन द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन। तो जिमी फैलन के शो का ही जिक्र करके एडिटोरियल आया है ये। 1914 में हुआ, ये सब आपको पता है। पंजाब उस समय प्राइमरी रिक्रूटिंग ग्राउंड था फॉर ब्रिटिश इंडियन आर्मी, बट 1913-14 का जो टाइम पीरियड है वो गदर पीरियड के रूप में भी जाना जाता है। गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, ये सब नाम आपको बहुत पता होंगे, है ना। 1913 में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा था। ऐसे में ही कोमागाता-मारू वॉयज जो थी वो शुरू हुई फ्रॉम अ शिप, और ये शिप जो था इसको ऑर्गेनाइज किया था गुरदीत सिंह ने। गुरदीत सिंह पंजाबी एंटरप्रेन्योर थे, सिंगापुर बेस्ड थे। सिंगापुर से वैंकूवर जाना था इस शिप को। कनाडा जब वैंकूवर पहुंचा तो वहाँ पर आर्मी ने, वहाँ पे जो ब्रिटिश आर्मी है, वहाँ पे ब्रिटिशर्स पंजाबियों को उतरने से मना कर दिया, ठीक है ना। फिर वो शिप वापस आ जाता है, वापस इंडिया आता है, और बंगाल में आई थिंक बजबज नाम की जगह है, बजबज इंसिडेंट जहाँ होता है वहाँ पर ही आता है, ठीक है ना। और वैंकूवर में बुर्रार्ड इनलेट था, जो जगह थी बुर्रार्ड इनलेट, 23 मई 1914 का इंसिडेंट है ये। और वहाँ पर मना कर देते हैं उतरने से। यहाँ पे थोड़ा हाथापाई भी होती है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे भी हाथापाई होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी अपॉलॉजी हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने 2016 में मांगी थी, फिर उनको कर दिया गया, ठीक है, माफ़ कर दिया। लेकिन काफ़ी फेमस इंसिडेंट है, याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो दीज आर द थिंग्स जो कि मुझे आज बतानी थी। मेरे हिसाब से यही सारी न्यूज़ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको और जानने की जरूरत नहीं है। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।